स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते, लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत। तो राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। साथ ही महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेकर के भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत होगी 18 अक्टूबर 2024। नामांकन की आखिरी तारीख राजस्थान की 7 उपचुनाव की सीटों पर 25 अक्टूबर और नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी 28 अक्टूबर को। 13 नवंबर को मतदान होगा 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजस्थान में। नाम वापसी की आखिरी तारीख है 30 अक्टूबर। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना होगी 23 नवंबर को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और इन सीटों में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़, ये 7 सीटें जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है तारीखों का। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। तो राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसे लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी तारीखें घोषित कर दी गई हैं। तो लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं कि आखिरकार राजस्थान के उपचुनाव का ऐलान कब होगा, वो घड़ी आ गई। चुनाव आयोग की तरफ से आज ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसे लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी खबर, 13 नवंबर को राजस्थान उपचुनाव को लेकर मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है उपचुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल, ऐलान के साथ ही इन स्थानों पर जहां जहां ये चुनाव होना है वहां पर अब आचार संहिता लग गई है, यानी चुनाव के ऐलान के साथ ही वहां पर आचार संहिता का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इनमें से 7 सीटों में से 5 सीटें वो हैं जो वहां के विधायक से सांसद बनने के कारण रिक्त हुई है और 2 सीटें ऐसी है जो कि स्थानीय विधायक के दिवंगत होने के कारण, यानी इनकी मृत्यु होने के कारण रिक्त हुई है। इन 7 सीटों के गणित पर देखें तो अभी 6 सीटें कांग्रेस के पास है और 1 सीट बीजेपी के पास है। निश्चित रूप से ये कह सकता है कि इन चुनाव का कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है। जीत हार का कोई सत्ता या विपक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन चुनाव के परिणाम से राजस्थान की राजनीति की एक दिशा तय होगी। राजस्थान सरकार की जो कामकाज की दिशा है वो तय होगी और विपक्ष कितना काम कर रहा है या कितना सत्ता पर जोर बनाकर काम करवा रहा है वो सब तय होने वाले हैं। लेकिन अब सबसे पहले जो बड़ी काम होने वाला है राजस्थान में, दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी तरफ से भी, क्योंकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई थी किसी तरह के गठबंधन की, तो उसको लेकर अब ये रहेगा कि कौन कब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करता है। तो सबसे पहले क्योंकि बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है यहाँ पे, बीजेपी की तरफ से पूरी कोर कमेटी की बैठक हो गई है। कोर कमेटी की बैठक में जो नाम फाइनल किए गए थे वो दिल्ली भेज दिए गए हैं और दिल्ली में अब उन नामों की घोषणा होगी। माना जा रहा है कि क्योंकि उपचुनाव है, यहाँ कोई बड़ा फेरबदल या उलटफेर होने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा यहाँ पर नामों की घोषणा जल्द हो जाएगी। कांग्रेस ने भी कमोबेश अपनी, क्योंकि सीटें थी उन पर तैयारी पूरी कर ली गई है और वो भी जल्द ही ऐलान करेगी। जी
बिल्कुल सुधीर, और थोड़ा सा करेक्ट भी करते हुए चले हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये जो 7 सीटें हैं इनके समीकरण को लेकर के जिस तरह आप जानकारी दे रहे हैं, एक बीजेपी के पास थी और एक खींवसर की सीट आरएलपी के पास, और एक जो सीट है अब वो जो बाप पार्टी है उसके खाते में 4 कुल मिलाकर के कांग्रेस के खाते में थी। अब इन पर नए समीकरण क्या होंगे इस पर सबकी नजर है, निगाहें हैं। लेकिन सुधीर, आपने जिस तरह से कहा कौन पार्टी धरातल पर अब तमाम पार्टियों की तरफ से जोर लगाया जा रहा है, ये सबके लिए एक नाक का सवाल है कि आखिरकार उपचुनाव में जीत किसको मिलेगी। लेकिन जो रवायत रही है वो अलग है, और ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार के होते हैं। इस लिहाज से अब किस तरह का रण नजर आ रहा है? देखिए, रण के लिए भी साथ तैयार है, क्योंकि बीजेपी का एक तरफ सदस्यता अभियान चल रहे हैं, तो सदस्यता अभियान के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय बनाए हुए हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी अपनी सक्रियता बढ़ाई हुई है, लेकिन कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। वो लगातार वार रूम में बैठकें कर रही है। बैठकों करने के बाद में वो इस नतीजे पे पहुंचे कहाँ किसको खड़ा करना है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से गठबंधन लोकसभा में हुआ था, जो मैंने 5 सीटें एक तरह से कही कि कांग्रेस ही खाती, वो इसी लिहाज से बोली गई थी। लेकिन अगर हम अभी विधानसभा का एक नजरिया देखें तो 115 में से 114 सीटें, जो 115 जो 2023 के इलेक्शन में बीजेपी के पास थी, वो अब 114 है। केवल उनकी सलुम्बर वाली सीट है जो उनके विधायक अमृत लाल मीणा के निधन के कारण रिक्त हुई है। बाकी जैसे दूसरी जो सीटें हैं, चाहे खींवसर की है चाहे 84 वाली, ये 2 सीटें हैं, इन पर क्योंकि गठबंधन की बात थी। अब 84 में जो राजकुमार रोध थे वो अब सांसद बन चुके हैं। वहां पर नई तरह से भारत आदिवासी पार्टी के अपने हिसाब से वो चौरस बिठाने वाली है। दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस अपना धरातल वहां पर तलाशने में लग गई है। इसी तरह से दूसरी सीटें जैसे रामगढ़ की बात की जाइए, रामगढ़ में जो निधन के कारण रिक्त हुई है, तो वहां से साफिया जुबैर पहले 2018 में विधायक रही थी। तो माना यह जा रहा है, क्योंकि एक तरह से जिस तरह से निधन हुआ है तो उनकी पत्नी पहले से विधायक है, तो कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट मिल सकती है। तो पूरी तरह से दोनों पार्टियां पूरी तरह से लवरेज है, इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, अपने अपने दावे और प्रतिदावे कर रही है जीत को लेकर। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के कामकाजों को के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, पेपर लीक के आधार पर ERC को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं। अलग अलग दावे अलग अलग नेता की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इनका जो 13 नवंबर को जब मतपेटी में वोट डलेगा, जब नतीजे आएंगे, तब वस्तुस्थिति पता चलेगी कि किसके खाते में कितना वोट गया है। जी बिल्कुल सुधीर, आप बने रहिए और हम लगातार इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया, क्या कुछ कहा गया है। 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th, and similarly for Maharashtra, except that everything would be on during the first phase. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th, and similarly for Maharashtra, except that everything would be on during the first phase. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC,
where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and on चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जनता तैयार बैठी है बीजेपी को ठोकने के लिए। बीजेपी के नेताओं को जाने से भी घबराएंगे, आप देख लेना। जनता के बीच में जाने में जोर आएगा, क्योंकि बीजेपी ने 10 महीने में उपलब्धि जीरो है। बीजेपी की सरकार ने 10 पैसे का टेंडर नहीं किया। मेरा चैलेंज है, बीजेपी के लोग बता दे कि इन 10 महीनों में आपने 10 रुपए के भी टेंडर किए हैं क्या, वो बता दो हमको, और वर्क ऑर्डर हुए क्या उसको बता दो, हम मान लें। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई और उसके बाद अब जो समीकरण है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2024 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं, जो स्थितियां हैं और 7 जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी खाते में कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये 114 का आंकड़ा, कांग्रेस 65 सीटों पर और भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई थी 3 सीटें, बसपा के खाते में 2 सीटें थी और राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट पर विजयश्री हासिल की थी, तो अन्य के खाते में थी 8 सीटें। ये मौजूदा स्थिति है 200 विधानसभा सीटों की, जहां पर अब जो 7 सीटें खाली हो गई जिनमें उपचुनाव होने हैं, उसे लेकर के सियासत किस तरीके से अब धरातल पर देखने को मिलेगी उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो 7 सीटें कुल मिलाकर के 200 में से, इन पर 1 सीट पर बीजेपी काबिज थी और बाकी जो 6 सीटें हैं उनमें से 4 पर कांग्रेस काबिज, 1 पर बीएपी और खींवसर की 1 सीट पर आरएलपी काबिज। अब आखिरकार ये राजस्थान विधानसभा की स्थिति थी। अभी जो स्थिति बन करके आएगी, उभर करके आएगी, वो 7 सीटों के उपचुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे तब आंकड़े इसमें कुछ उलटफेर होते हुए क्या दिखाई देते हैं या ये बरकरार रहते हैं। क्योंकि बीजेपी अपनी 1 सीट अगर जीत लेती है और कांग्रेस अपनी 4 सीटें जीत लेती है या बाकी सहयोगी जो है वो 1-1 सीट जीत लेते हैं, तो आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आंकड़े इसके उलट हुए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में इन 7 सीटों में से कितनी सीटें जाती है वो तय करेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में उपचुनाव को लेकर के सियासी रण सज चुका है। अब प्रत्याशियों का इंतजार है कि आखिर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किस तरीके से यहां पर हो पाता है। राजस्थान विधानसभा का ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर है, वो 2024 की राजस्थान विधानसभा की स्थिति है। 2024 के जो आंकड़े सामने आए, जो सीटों की स्थिति सामने आई, उसकी स्थिति है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार 7 सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां के आंकड़े किस तरीके से क्या परिवर्तित होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम अपनी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जो उनके पाले में थी यानी कि विपक्ष के पाले में थी उनको भी अपनी तरफ कर लेंगे, यानी कि सभी 7 सीटों पर जीत का दावा है। और दूसरी तरफ अभी कुछ ही देर पहले आपने सुना था प्रताप सिंह खाचरियावास को। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, आप जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से और हमने आंकड़े बताए 2024 के, लेकिन आज की अगर हम बात करें, बीजेपी का दावा भी है और साथ ही साथ जो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलें। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल अब ऐलान हो गया है और अगर हम धरातल की बात करें, ये जो आंकड़े आपने जिस तरीके से सीटों के बताए थे, अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हमने जितने काम किए उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और कांग्रेस के खाचरियावास का बयान अभी कुछ ही देर पहले आया, कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये अपने अपने दावे, लेकिन धरातल पर आखिरकार ये चुनाव क्या मुद्दों पर लड़े जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का कामकाज का आकलन इसमें निश्चित रूप से होने वाला है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि जो सत्ता में होती है उसके बाद जो उपचुनाव होता है तो ये उसी के कार्यकाल का नतीजा होता है। उसका रिफ्लेक्शन पूरी तरह से इस उपचुनाव पर भी रहने वाला है कि भजनलाल सरकार ने कितना काम किया।
कितने एसआई भर्तियों में पकड़ा, एसओजी ने कितनी कार्रवाई, पेपर लीक के कितने मामले सामने आए, कितनी भर्तियां रद्द की, और आगामी समय में जिस तरह से अभी कुछ देर पहले राजेंद्र राठौड़ ने एक प्रेस वार्ता करी बीजेपी मुख्यालय में और उन्होंने दावा किया कि 1,11,000 पदों की भर्तियां 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी सरकारी भर्तियों की, और एक तरह से पूरा जो रोड मैप है पूरे 5 साल का भजन लाल सरकार का, वो भर्तियों को लेकर जारी किया गया है। यानी युवाओं को फोकस में लाया गया है इन भर्तियों के जरिए, और वही बहुत बड़ा वोट बैंक के तौर पर भी देखा जाता है। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद भी हैं, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस देख रहे हैं। कांग्रेस के लिहाज से भी प्रश्न कर लेते हैं। कांग्रेस के लिए देखा जाए तो सीटें आ जाती है तो बल्ले बल्ले है और सरकार के कामकाज पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लेकिन अगर सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है तो फिर सरकार के कामकाज पर मोहर लग जाएगी। दोनों को किस तरह से देखते हैं जीत को? देखिए, कांग्रेस का जो वोट शेयर था इन 7 सीटों के ऊपर वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी खासी जीत उन्होंने दर्ज की थी। आप अगर देखें कि जहां पर जो 4 सीटें हैं वो प्योरली कांग्रेस के पास में थी, 2 इनके गठबंधन वाली जो बाद में लोकसभा में उनके पास में सीट रही, तो उस तरीके से ये सीटों का रहा। 1 सीट मात्र भाजपा के पास थी। भाजपा के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर एक तरह से सरकार का लिटमस टेस्ट है कि भाई आपने अभी तक का जो कार्यकाल किया है, विपक्ष जिन मुद्दों पर आपके ऊपर हमलावर रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर के वास्तव में जनता क्या सोचती है, ये 7 जो विधानसभा सीटें हैं उपचुनाव में, ये नतीजे सामने आकर के बता देंगे। कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती है वो 2 बड़ी चुनौती हैं। एक तो हरियाणा चुनाव का नतीजा, दूसरी चीज कि अब जनता के सामने ना तो लोकसभा में ना विधानसभा में परिवर्तन का अवसर नहीं है, ना सत्ता बदलने का मौका है। उनके पास में बस एक ये है